हाल-चाल? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी क्विक रिवीजन सीरीज़। हर एक की रिक्वायरमेंट है, मेरी भी थी मेरे टाइम पे। तो हम लोग आईपीओ नेक्स्ट बाय नेक्स्ट एरा आपके लिए लेकर आए क्विक रिवीजन सीरीज़। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूनिट 1 क्विकली रिवाइज़ करेंगे। क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कैसे-कैसे चीज़ें हैं, कैसे-कैसे एग्ज़ाम्स में लिखना है, वो भी फॉर्मेट आपको बताऊँगा मैं एग्ज़ाम्स में कैसे लिखना है एक अच्छे स्कोर के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मटेरियल की कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मटेरियल की क्या बताता है। एक मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ये बताते हैं कि उसका बिहेवियर, उसका रिस्पॉन्स एक्सटर्नली फोर्स जो अप्लाई हुआ है उसके अंडर में क्या होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज अलग अलग टेस्टिंग के थ्रू हम लोगों को पता चलते हैं कि स्पेसिमेन कैसा है। उस उसके ऊपर अलग अलग तरह के टेस्ट वगैरह होते हैं एंड देन हमें पता चलता है कि कौन सा मटेरियल हमारे लिए परफेक्ट है हमारे कामों के लिए। तो हमारे पास चार मेजर प्रॉपर्टीज हम लोग मान के चलते हैं। स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, इलास्टिसिटी। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ हमारे पास किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है कि वो उसके ऊपर लगने वाले टेंसाइल, कंप्रेसिव शियर, इस किसी भी तरह की फोर्स को रेजिस्ट कितना कर पाए, उसको हम लोग स्ट्रेंथ कहते हैं। यानी कि स्पेसिमेन के ऊपर या एक मेटल पीस के ऊपर लगने वाली कई भी सारे किसी भी तरह का लोड हो सकता है और वो कितनी देर तक उसको झेल पाए, उसको रेजिस्ट कर पाए, उस प्रॉपर्टी को हम लोग स्ट्रेंथ कहते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ हमारे पास मैक्सिमम लोड कितना अप्लाई कर सकते हैं एक स्पेसिमेन की, वो भी बताता है। क्योंकि एक पॉइंट के आने के बाद स्पेसिमेन टूट ही जाएगा किसी न किसी लोड पे, तो वो उसका मैक्सिमम लोड कहलाएगा। हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस हमारे पास एक सरफेस प्रॉपर्टी होती है कि एक सरफेस के ऊपर पेनिट्रेशन इफेक्ट, इंडेंटेशन इफेक्ट, स्क्रैचिंग इफेक्ट, इन सबको रेजिस्ट जो कर पाए उसको हम लोग हार्डनेस कहते हैं। और ये ड्रेनल हार्डनेस नंबर के थ्रू कैलकुलेट होती है। आगे के सेमेस्टर में पढ़ेंगे ये चीजें। देन वी हैव टफनेस। टफनेस क्या होता है? टफनेस हमारे पास होता है कि एक स्पेसिमेन कितना एनर्जी अब्सॉर्ब करके रख सकता है बिफोर फ्रैक्चर। टूटने से पहले वो कितना भी या कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है, उसको हम लोग टफनेस कहते हैं। देन वी हैव इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, अगर एक मटेरियल के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करें, उसका शेप चेंज हो रहा है, तो जब उस फोर्स को हटाए तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव एडिशनल और भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है, डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी। डक्टिलिटी हमारे पास मेजर होता है कि वो कितना एनर्जी स्टोर करता है। ये भी एनर्जी स्टोर की तरह ही हमारे पास होता है। या फिर ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन मेजर करने के लिए होता है। और डक्टिलिटी को हम लोग ऐसे भी बताते हैं कि ये एबिलिटी होती है किसी भी तरह के मेटल की कि वो वायर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगे तो एक वायर है, तो वो प्रॉपर्टी डक्टिलिटी कहलाती है। मेलिएबिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऊपर कंप्रेसिव किसी भी तरह के मेटल के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाने के बाद वो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको उस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी के नाम से जानते हैं। ब्रिटलनेस हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि कितनी आसानी से एक मटेरियल टूट सकता है विदाउट डिफॉर्मेशन के डायरेक्टली टूट सकता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग ब्रिटलनेस कहते हैं। देन वी हैव प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी वो पॉइंट होता है या वो फोर्स होता है कि जिस पॉइंट पे मटेरियल के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, यानी कि अगर उसकी शेप बिगड़ गई तो उसकी शेप बिगड़ी हुई रहेगी। रिजिडिटी वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, वो इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस को रेजिस्ट कर सकता है, तो वो रिजिडिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। देन वी हैव मशीनिएबिलिटी रेफर इस ये बताता है कि एक मटेरियल से कितना हिस्सा हम लोग निकाल सकते हैं, मशीनिंग प्रोसेस के थ्रू कितना हिस्सा निकाल सकते हैं, उसको मशीनिएबिलिटी के नाम से जानता है, मशीनिटी। देन वी हैव अ रेजिलियंस प्रॉपर्टी। रेजिलियंस क्या होती है? रेजिलियंस हमारे पास एबिलिटी होती है किसी भी स्पेसिमेन की एनर्जी अब्सॉर्ब करने की ड्यूरिंग इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और फिर वो रिकवर करती है। यानी कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन होने तक रेजिलियंस एनर्जी स्टोर करके रखती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है। और जब लोड हटता है तो ये प्रॉपर्टी की वजह से जब लोड हटता है तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास स्पेसिमेन अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। फिर हमारे पास टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज भी रहती है, क्रीप और फैटीग। पेपर में इतना नहीं पूछा जाता है क्रीप और फैटीग के बारे में, तो उसको आप बस पीपीटी से पढ़ लीजिएगा। लेट्स मूव आउट।
स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम एनालिसिस। हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है, इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम एनालिसिस हमारे पास क्या होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम एनालिसिस की ये बेसिकली हमारे पास यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, हमारे पास एक मशीन होती है जिसमें एक स्पेसिमेन के ऊपर हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन एनालिसिस करते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन एनालिसिस हमारे पास करते हैं। तो हमारे पास ऐसी मशीन से स्ट्रेस स्ट्रेन का एक डायग्राम बनता है। उसमें अलग अलग तरह के पॉइंट्स हमारे पास रहता है। पहला होता है प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट वैसा लिमिट होता है जहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के बराबर रहते हैं, यानी कि रीजन जहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन हमारे पास हुक्स लॉ को ओबे करता है, और ये स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो हमारे पास यंग मॉड्यूलस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बताता है। देन वी हैव अ देन वी हैव द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है जहाँ पे एक स्पेसिमेन के ऊपर कितना फोर्स लगाया और उसकी शेप बाय एनी चांस चेंज होती है तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा जब उसके ऊपर से फोर्स हटाएंगे, तो ये इलास्टिक लिमिट कहलाती है। ये लिमिट वो लिमिट होती है जहाँ पे हमारे पास एक स्पेसिमेन के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होने लग जाती है, यानी कि वहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन आने लग जाती है, तो वो हमारे पास यील्ड पॉइंट हो गया। देन वी हैव द अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट। ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम स्ट्रेस जिस पॉइंट पे आएगा एक स्पेसिमेन के ऊपर, उसको हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ के नाम से आते हैं। देन वी हैव द फ्रैक्चर पॉइंट। ये सबसे लास्ट पॉइंट होता है कि फ्रैक्चर पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक मटेरियल फेल कर जाता है और वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये हमारे पास फ्रैक्चर पॉइंट में आता है। तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा पीपीटी से। और अब आता है हमारे पास यूनिट वन की मेन चीज, व्हाट इज कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग, पहले तो कास्टिंग प्रोसेस होता क्या है, कास्टिंग समझना इंपॉर्टेंट है। तो कास्टिंग हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग और क्या कहते हैं, कैसे बताओ आपको। कास्टिंग हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे मोल्टन मेटल को हम लोग अलग अलग तरह की कैविटी मोल्ड शेप्स में डाल करके हमारे पास एंड प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उसको कास्टिंग प्रोसेस कहते हैं। कास्टिंग प्रोसेस मतलब ये समझ लीजिए कि कास्टिंग प्रोसेस हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास एंड प्रोडक्ट आता है मोल्टन मेटल की हेल्प से, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट हमारे पास होता है। तो आगे इसका प्रोसेस पढ़ेंगे, पहले एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। पहले तो एडवांटेज इसमें कि इंजन सिलेंडर ब्लॉक्स वगैरह बनाने में काम आता है, पिस्टन रिंग्स बनाने में काम आता है, व्हील्स और बेल्स बनाने में काम आता है, कॉम्प्लेक्स मशीनरी कंपोनेंट्स हो गए, ऑटोमेटिक पार्ट्स हो गए, उन सब में काम आता है। और भी हो गया, मोल्टन मेटल कैन फ्लो इनटू स्मॉल सेक्शंस, एनी कॉम्प्लेक्स, किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स शेप हमारे पास इससे बन सकता है। और कास्टिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें हम किसी भी तरह का मटेरियल, फेरस हो नॉन फेरस हो, किसी भी तरह के मटेरियल की कास्टिंग कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है और मास प्रोडक्शन पे, जहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में एंड प्रोडक्ट्स बना लिए जाते हैं, तो उसमें मास प्रोडक्शन के केस में भी कास्टिंग प्रोसेस बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है। डिसएडवांटेजेस भी होती है, कभी कभार होता है कि पुअर सरफेस फिनिशिंग आ जाती है, कि एंड प्रोडक्ट तो बनाया कास्टिंग से लेकिन सरफेस फिनिश अच्छी नहीं आई है। डायमेंशनल एक्यूरेसी भी हो सकती है, सिंस ये सब हमारे पास एक सैंड के मोल्ड में हम लोग मेजरली काम करते हैं, तो डायमेंशनल इनएक्यूरेसी आना बहुत कॉमन बात हो जाती है। इंटरनल डिफेक्ट भी आ जाता है हमारे पास इससे, और इसको पोस्ट प्रोसेसिंग प्रिसीजन वगैरह मिलेगा। और मटेरियल गेटिंग सिस्टम का, मोल्ड के अंदर एक गेटिंग सिस्टम रहता है, तो वो मटेरियल वेस्ट हो जाते हैं गेटिंग सिस्टम के अंदर। तो इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फाउंड्रीज आर स्पेशलाइज्ड प्लांट्स वेयर द कास्टिंग ऑपरेटर्स operations are performed. The process involves creating a sand mold using a pattern replica of desired shape. या पैटर्न की हेल्प से हमारे पास कास्टिंग प्रोसेस होता है, पैटर्न हमारे पास रेप्लिका होता है जो हमारे पास डिजायर्ड शेप होता है। तो मोल्ड कंसिस्ट, हमारे पास जो मोल्ड हमारे पास होता है इसमें आता है ड्रैग लोअर पार्ट और कोप अपर पार्ट, इसके अंदर हमारे पास मेजरली सैंड भरी हुई रहती है। तो कास्टिंग प्रोसेस का ये फंडामेंटल है कि कास्टिंग प्रोसेस में हमारे पास क्या प्रोसेस होता है। कास्टिंग प्रोसेस वो प्रोसेस हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास मोल्टन मेटल को, किसी भी तरह की मोल्ड जिसमें कैविटी बनी हुई हो उसमें मोल्टन मेटल डालते हैं, उसके बाद उसका कूल डाउन होने देते हैं और हमारे पास डिजायर्ड एंड प्रोडक्ट आता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कास्टिंग प्रोसेस कहते हैं। Casting is a manufacturing process where molten metal is poured into a refractory mold with a cavity of a desired shape and allowed to solidify, and that solidified product is called as a casting। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे कास्टिंग टर्मिनोलॉजीज की और कंपोनेंट्स की। तो कास्टिंग की टर्मिनोलॉजीज,
कास्टिंग करनी है तो पता भी होनी चाहिए क्या क्या होता है। तो पहला सबसे बेसिक चीज जो कास्टिंग में आता है दैट इज पैटर्न। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न हमारे पास कह सकते हैं रेप्लिका होता है, कि जैसे कि आपको बनाना हो गया, एक डंबल बनाना हो गया, या फिर किसी भी तरह मेटल प्रोडक्ट बनानी हो गई, तो उस मेटल प्रोडक्ट का पहले हम लोग एक पैटर्न लेते हैं, और वो पैटर्न हमारे पास एंड प्रोडक्ट का एग्जैक्ट रेप्लिका होता है एग्जैक्ट डायमेंशंस के साथ। तो उसको हम लोग पैटर्न कहते हैं। तो व्हाट इज पैटर्न? पैटर्न इज एन अप्रोक्सीमेटली डुप्लीकेट और ट्रू रेप्लिका ऑफ अ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। इट इज अ मॉडल यूज टू क्रिएट अ मोल्ड कैविटी। मोल्ड के अंदर कैविटी बनाने के लिए पैटर्न का यूज किया जाता है। देन वी हैव फ्लास्क बॉक्स। फ्लास्क या बॉक्स, फ्लास्क या बॉक्स हमारे पास जनरली मेटल और वुडन का फ्रेम रहता है, जिसके अंदर हमारे पास मोल्डिंग का मटेरियल रहता है। और इसमें दो पार्ट्स रहते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको कोप कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग ड्रैग कहते हैं। तो फ्लास्क और बॉक्स हमारे पास मेटल से बना हुआ रहता है, जिसके अंदर मोल्डिंग सैंड वगैरह रहती है, जिससे हमारे पास कास्टिंग प्रोसेस होगी। देन वी हैव अ पार्टिंग लाइन। पार्टिंग लाइन हमारे पास वो बॉक्स की, फ्लास्क और बॉक्स की पार्टिंग लाइन वो लाइन होती है जो कि कोप और ड्रैग को अलग अलग करती है, और ये पैटर्न अलाइनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है पार्टिंग लाइन। देन वी हैव कोर। कोर हमारे पास कास्टिंग और मोल्डिंग में यूज होता है इंटरनल हॉलो कैविटीज के लिए। अगर हमें पैटर्न हो गया या एंड प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरह का होल है, तो उस होल को बनाने के लिए कोर का यूज किया जाता है। लाइक यूज्ड इन कास्टिंग एंड मोल्डिंग टू प्रोड्यूस द इंटरनल हॉलो कैविटी। लाइक आपको मेटल की पाइप बनानी, तो मेटल की पाइप क्या है? मेटल की पाइप हॉलो होती है, तो अंदर से पूरा का पूरा आपको होल बनाना है, तो उसके लिए कोर यूज किया जाएगा। देन वी हैव अ मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मोल्डिंग सैंड हमारे पास कोर, कोप और ड्रैग के यानी कि फ्लास्क और बॉक्स के अंदर रहता है, और ये मोल्डिंग सैंड हमारे पास यूज होता है कास्टिंग प्रोसेस में। मोल्डिंग सैंड हमारे पास अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन रहते हैं। इसके अंदर मेजरली चीजें सिलिका सैंड रहती है, 90% सिलिका सैंड रहती है। फिर क्ले मटेरियल रहता है 7%, और मॉइस्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो 3% रहती है। और इन सब चीजों के साथ मोल्डिंग सैंड हमारे पास बनती है। देन वी हैव अ पोरिंग बेसिन। पोरिंग बेसिन हमारे पास एक फनल टाइप का हो गया, जिसके थ्रू हम लोग मोल्टन मेटल को पास करते हैं, और वो मोल्डिंग सैंड के अंदर जाती है। फिर हमारे पास एक पूरा का पूरा गेटिंग सिस्टम हो गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए गेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। गेटिंग सिस्टम हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गेटिंग सिस्टम एक पूरा सिस्टम हो जाता है जो मोल्डिंग सैंड के अंदर बना हुआ रहता है, जिसके अंदर से मोल्टन मेटल पास होती है और कैविटी तक जाती है, जहाँ पे पैटर्न पहले रखा गया था। देन वी हैव अ राइजर। राइजर हमारे पास एक वर्टिकल ओपनिंग रहती है, जिससे हम लोग ये इंश्योरिटी कर पाते हैं कि पूरी कैविटी के अंदर मोल्टन मेटल आराम से फैल रखा है, और वो ओवरफ्लो नहीं हुआ। देन वी हैव चिल्स। मेटल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ मोल्ड टू इंक्रीज द कूलिंग रेट। कूलिंग रेट्स वगैरह, जो मेटल से ऑब्जेक्ट है उसको ठंडा करने के लिए चिल्स वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते हैं। देन हमारे पास पैटर्न, मटेरियल और अलाउंस। तो आपने पढ़ लिया, जान लिया कि पैटर्न क्या होता है, कि पैटर्न हमारे पास रेप्लिका होता है एंड प्रोडक्ट का। तो अब पैटर्न के टाइप, पैटर्न किस किस तरह का होता है, पैटर्न का भी मटेरियल हमारे पास होता है। तो पैटर्न मटेरियल, सबसे अच्छा मटेरियल तो आपको एंड में बताऊंगा मैं। वुड, सबसे पहला वुड। वुड हमारे पास अलग अलग चीजें यूज होते हैं, शीशम, केल, टीक और देवदार। तो ये चार हम लोग मेजरली यूज करते हैं वुड्स में। एडवांटेजेस क्या होते हैं वुड्स का? वुड का एडवांटेज ये होता है कि ये मार्केट में बहुत ही आराम से अवेलेबल होता है, और वुड को जोड़ना बहुत आसान होता है, और चीप और लाइट वेट तो हमारे पास होता है। लेकिन लिमिटेशन होती है कि वुड हमारे पास मॉइस्चर इफेक्ट होता है। पानी पड़ा तुरंत मॉइस्चर हो जाएगा, जो कि खराब कर देगा हमारे कास्टिंग प्रोसेस को। और कैन नॉट हैंडल रफ वगैरह में भी होता है, यानी कि ज्यादा इस रफ यूज में हम लोग वुड को इस प्रेफर नहीं कर सकते हैं। देन वी हैव अ मेटल। मेटल हमारे पास मेटल में एल्यूमिनियम, ब्रास और कास्ट आयरन मेटल हमारे पास होता है। तो इसका एडवांटेज क्या है? मेटल का एडवांटेज ये है कि ये कोरोजन हो गया, वियर अब्जॉर्प्शन, इन सबको रेजिस्टेंट में रेजिस्ट कर सकता है। और सबसे अच्छी बात कि मेटल से हमारे पास स्मूथ सरफेस फिनिशिंग आती है। तो अगर आपका एंड प्रोडक्ट को आपको स्मूथ सरफेस फिनिश चाहिए, तो मेटल का उपयोग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा पैटर्न के केस में। और रफ हैंडलिंग भी बहुत अच्छे से होता है। डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस, यानी कि
अगर बाय एनी चांस मेटल, आपका पैटर्न जो मेटल से बना हुआ है वो टूट गया, तो उसको रिपेयर आसानी से कर पाना मुश्किल है। और वुड के कंपैरिजन में तो मेटल बहुत ही ज़्यादा महँगा होता ही होता है। तो एक ये बात भी है। देन वी हैव अ प्लास्टिक। प्लास्टिक हमारे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, पॉलीमर थर्मोप्लास्टिक से रहता है। एडवांटेज ऐसा कि कोरूजन के तो हाईली रेजिस्टेंट है। प्लास्टिक के ऊपर कोरूजन पड़ पाना बहुत मुश्किल काम होता है। मेटल और वुड इन दोनों के कंपैरिजन में हल्का होता है, और प्लास्टिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी बस होता है। स्मूथ सरफेस फिनिश इससे भी आती है, और सबसे बढ़िया बात, प्लास्टिक किसी भी तरह का मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता। तो ये बहुत अच्छी बात है मेटल की, प्लास्टिक की। एक और हमारे पास टाइप होता है दैट इज वैक्स। वैक्स की मदद से भी हम लोग बना सकते हैं, वैक्स का भी अच्छे से उपयोग होता है, लेकिन वैक्स इन जनरल हम लोग नॉर्मल इंडस्ट्रीज में यूज नहीं करते हैं। अब पैटर्न के अलाउंस भी बात करते हैं। तो डायमेंशनल एक्यूरेसी पैटर्न्स पे प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छे एंड प्रोडक्ट के लिए। तो सबसे पहले श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है? श्रिंकेज अलाउंस ये होता है कि हम जनरली क्या करते हैं, पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा साइज बनाए, थोड़ी सी डायमेंशन थोड़ी सी बड़ी करते हैं, ताकि मेटल जब श्रिंकेज होगा, सॉलिडिफाई होगा, तो श्रिंक होने के बाद वो मोल्डिंग सैंड को उस शेप में लेकर आ जाए जिस शेप में हमारे एंड पार्ट एंड प्रोडक्ट होते हैं। ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस। ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस हमारे पास, हम लोग अलाउ पैटर्न पे थोड़ा सा शेप देते हैं, थोड़ा सा एंगल पे देते हैं, ताकि उसको रिमूव कर पाना मोल्डिंग सैंड से, उसको पैटर्न को रिमूव कर पाना आसान हो जाए हमारे पास, तब ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस का यूज करते हैं। मशीनिंग अलाउंस हमारे पास देते हैं कि एक्स्ट्रा मटेरियल देते हैं 1.6 mm to 12.5 mm फॉर मशीनिंग टू exact dimensions. Then we have shaking or wrapping allowance, compensate for mold cavity enlargement for excessive wrapping. Then we have distortion allowance, compensate for distortion from uneven cooling rates. Distortion allowance उस केस में काम आता है। तो ये पैटर्न के अलाउंस और पैटर्न का मटेरियल, ये भी एग्जाम में बहुत कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप पढ़ के जाइएगा, समझ के जाइएगा कि क्या क्या होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं कि मोल्डिंग साइड। सिंस हम लोगों ने देखा कि कास्टिंग प्रोसेस क्या होती है, उसमें लगने वाली चीजें क्या क्या है, पैटर्न पढ़ा, पैटर्न के बारे में जाना। अब एक और चीज, मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, कि किस तरह का सैंड हमें यूज करना चाहिए और किस तरह का सैंड हमें यूज करना नहीं चाहिए, और साथ ही साथ गेटिंग सिस्टम भी हम आपको बताएंगे। तो मोल्डिंग सैंड हमारे पास क्या होता है, मोल्डिंग सैंड के अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज होती है। उससे पहले मोल्डिंग सैंड हमारे पास फाउंड्री शॉप वगैरह में होता है। इसके अंदर मेजरली तीन चीज का कॉम्बिनेशन है, सिलिकॉन 90%, क्ले 7% और वाटर 3%। ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज, ये तीनों की तीनों चीजें क्रिटिकल होती है एक मोल्डिंग सैंड के लिए भी। और वाटर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर सैंड के अंदर मॉइस्चर की कमी है तो उसको शेप में ला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो अब बात करते हैं कि मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहला परमेबिलिटी। परमेबिलिटी परमेबिलिटी हमारे पास वो प्रॉपर्टी होती है मोल्डिंग सैंड की, जिससे वो गैसेस को एस्केप कर सके बोर्ड से। अगर बाय एनी चांस हमारे पास पोरिंग मोल्डिंग मेटल के द्वारा, मोल्टन मेटल पे जब हम लोग डाल रहे हो, किसी भी तरह की गैस फंसी हुई हो सैंड के अंदर, तो वो उसको रिमूव कर सके। ये प्रॉपर्टी सैंड की परमेबिलिटी के नाम से जानती है। स्ट्रेंथ और कोहेसिवनेस। स्ट्रेंथ और कोहेसिवनेस ये होता है कि सैंड ग्रेन एक दूसरे से चिपके हुए कितने हैं, एक दूसरे से होल्ड बना करके रखे, एक दूसरे को पकड़ बना करके रखे, ये प्रॉपर्टी हमारे पास कोहेसिवनेस कहलाती है। यानी कि अगर जब हमारे पास मोल्टन मेटल डाल रहे हो, तो हमारे पास सैंड डिस्टॉर्शन ना हो, डिस्टॉर्ट ना हो, एक दूसरे से अलग अलग ना हो, एक दूसरे से चिपके हुए रहे, तो इस प्रॉपर्टी, मोल्डिंग सैंड की इस प्रॉपर्टी को हम लोग कोहेसिवनेस के नाम से जानते हैं। रिफैक्टरीनेस। रिफैक्टरीनेस हमारे पास वो प्रॉपर्टी होती है एक मोल्डिंग सैंड की, कि वो मोल्टन मेटल के साथ विद स्टैंड रहे, यानी कि मोल्टन मेटल डलता रहे, तो उसी में उसके अंदर किसी भी तरह का रप्चर या डिफॉर्मेशन ना प्रेजेंट हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है हाई टेम्परेचर कास्टिंग के लिए, रिफैक्टरीनेस। कि ये अगर मोल्टन मेटल के पोरिंग के दौरान अगर हमारे पास सैंड वगैरह डिस्टॉर्ट हो गई, टूटने लगी, तो फिर वो तो बर्बाद है। तो रिफ्रैक्टिवनेस एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है कि हमारे पास सैंड मेटल जो है वो डिफॉर्म ना हो। कोलैप्सिबिलिटी, एबिलिटी टू डिक्रीज इन वॉल्यूम अंडर कंप्रेसिव फोर्स फॉर मेटल श्रिंकेज। यानी कि मेटल श्रिंकेज अलाउंस के थ्रू के दौरान हमारे पास सैंड की ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपना वॉल्यूम कम कर सके। तो ये मेरे पास कोलैप्सिबिलिटी की बात है।
अडहेसिवनेस, अडहेसिवनेस हमारे पास प्रॉपर्टी रहती है किसी भी मोल्डिंग सैंड की कि वो दूसरी बॉडी से अपना बॉन्ड बना करके रहे। सिंस मोल्डिंग मोल्डिंग सैंड के अंदर हमारे पास पैटर्न आएगा, तो वो पैटर्न के साथ अपना सैंड बॉन्ड बना करके रखिए, ये प्रॉपर्टी अडहेसिवनेस कहलाती है। कोहेसिवनेस और अडहेसिवनेस में कंफ्यूज मत करना। कोहेसिवनेस हमारे पास हो गई एक दूसरे से बॉन्ड बना करके रखना, कि मेट सैंड जो है हमारे पास वो एक दूसरे के पार्टिकल से बॉन्ड बना कर रखेंगे, उसको हम लोग कोहेसिवनेस के नाम से जानते हैं। अडहेसिवनेस, अडहेसिवनेस वो प्रॉपर्टी हो गई कि एक मेटल पार्ट, एक सैंड पार्टिकल पैटर्न के पार्टिकल के साथ बॉन्ड बना करके रखे, उससे डिस्टॉर्शन, उसके अंदर डिस्टॉर्शन वगैरह ना आए। तो इसलिए अडहेसिवनेस प्रॉपर्टी भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है। और केमिकल रेजिस्टिविटी, सिंस हमारे पास मोल्टेन मेटल डालते हैं, लेकिन कभी कई बार स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मोल्टेन मेटल्स के अंदर अलग अलग तरह का केमिकल भी डाला जाता है, तो उस केमिकल की वजह से हमारे पास सैंड खराब ना हो, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं केमिकल रेजिस्टिविटी। अब बात करते हैं मोल्डिंग सैंड के टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहला हमारे पास हो गया ग्रीन सैंड। ग्रीन सैंड वो सैंड होगी जिसके अंदर मॉइस्चर रेट 21 to 30% हमारे पास क्ले रहता है, और 6 to 10% वाटर रहता है। ये हमारे पास स्मॉल फेरस और नॉन फेरस कास्टिंग क्ले है। ड्राई सैंड, ग्रीस सैंड विथ मॉइस्चर इवेपोरेटेड बाय ड्राइंग और बेकिंग। लोम सैंड जिसमें हमारे पास 50% क्ले कंटेंट रहता है, उसको हम लोग लोम सैंड के नाम से जानते हैं। फेसिंग सैंड यूज फॉर मोल्ड फेसिंग कॉन्टैक्ट मोल्ड एंड मेटल्स। और पार्टिंग सैंड, प्योर क्ले फ्री सिलिका हमारे पास रहना चाहिए। तो मोल्डिंग सैंड और प्रॉपर्टीज, ये टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है 3-3 मार्क्स में। ये हमारे पास बताओ कि मोल्डिंग सैंड्स के टाइप क्या क्या होते हैं, और प्रॉपर्टीज भी कई बार पूछी जाती है, तो इसको भी एक बार आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं गेटिंग सिस्टम की। गेटिंग सिस्टम हमारे पास होता क्या है? हो गेटिंग सिस्टम, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ कि गेटिंग सिस्टम होता क्या है और गेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी। गेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट हम लोगों को इसीलिए पड़ी कि मोल्डिंग सैंड से हम लोग मोल्टन मेटल किस तरीके से पास करें कि वो डायरेक्ट पैटर्न के अंदर जाए। तो उस सिस्टम के लिए हम लोग गेटिंग सिस्टम यूज करते हैं मोल्टन मेटल के अंदर, तो उसको हम लोग कहते हैं गेटिंग सैंड, गेटिंग सिस्टम। तो गेटिंग सिस्टम्स के अंदर हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं? सबसे पहला तो हमारे पास रहता है राइजर। राइजर नहीं, सबसे पहले रहता है पोरिंग बेसिन। पोरिंग बेसिन हमारे पास स्टार्टिंग का टॉप पैनल हो गया, जहां से हमारे पास मोल्टन मेटल को हम लोग एंटर करते हैं। मोल्टन मेटल को एंटर करने के बाद वो हमारे पास एक वर्टिकल पाइप से रहती है, उसको राइजर के नाम से ही जाना जाता है। उससे हमारे पास मोल्टन मेटल पास होता है। मोल्टन मेटल पास होने के बाद वो हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली सिस्टम हमारे पास बना हुआ रहता है। उस हॉरिजॉन्टल सिस्टम के अंदर से हमारे पास मोल्टन मेटल पास होता है, और वो हमारे पास रहता है, उसका नेम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मेरे को, बट उसके अंदर से हमारे पास मोल्डिंग सैंड कह रहा हूँ, मोल्टन मेटल हमारे पास पास आउट होता है। और उसके बाद फिर हमारे पास हमारे पास गेट्स बने हुए होते हैं, और वो गेट्स हमारे पास उस हॉरिजॉन्टल चैम्बर को कास्टिंग वाले कैविटी से कनेक्ट रखता है। तो हमारे पास मोल्टन मेटल हमारे पास उन गेट से पास आउट होते हैं, एंड उस पैटर्न के अंदर जाते हैं, उस पैटर्न के अंदर जाते हैं। एंड उसके बाद फिर अंदर हमारे पास मोल्टन मेटल फैलता है, और राइजर हमारे पास लगा हुआ रहता है कि उस राइजर से हम लोग राइजर से हम लोग ये चेक करते रहते हैं कि सैंड ओवरफ्लो ना हो। आपको मैं गेटिंग सिस्टम एग्जांपल दिखाता हूँ। गेटिंग सिस्टम आपको मैं दिखाता हूँ। या दिस द गेटिंग सिस्टम आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज पोरिंग बेसिन। पोरिंग बेसिन हमारे पास, जहां से हमारे पास मोल्टन मेटल एंटर करता है, देन वी हैव द स्क्रू। वर्टिकल सिस्टम हमारे पास आता है, जहां से हमारे पास मोल्टन मेटल अंदर जाता है। देन वी हैव चोक। इस पॉइंट पे आकर के मोल्टन मेटल की स्पीड थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा स्पीड रहा तो हमारे पास कास्टिंग प्रोसेस थोड़ी खराब हो सकती है। चोक हमारे पास ये इंश्योर करता है कि मोल्टन मेटल की स्पीड कम है। देन वी हैव हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, दैट इज नोन एज रनर। रनर हमारे पास वो सिस्टम होता है जहां से मोल्टन मेटल एंटर करता है, और मोल्टन मेटल रनर के अंदर जाता है। देन वी हैव इन गेट्स। ये हमारे पास छोटे छोटे गेट्स हमारे पास मोल्डिंग साइड के अंदर बने हुए रहते हैं, ताकि मोल्टन मेटल इनसे पास हो जाए। फिर ये हमारे पास कास्टिंग, इसके अंदर हमारे पास एंड प्रोडक्ट के लिए कैविटी बनी हुई रहती है।
इसके अंदर सारा का सारा मोल्टन मेटल जाता है, सॉलिडिफाई होता है, और हमारे पास एंड में प्रोडक्ट आता है राइजर। राइजर हमारे पास ये इंश्योर करता है कि ओवरफ्लो ना हो, और प्रॉपर्ली तरीके से कास्टिंग वाले सेक्शन के अंदर, दैट इज मोल्डिंग कैविटी के अंदर, प्रॉपर्ली तरीके से हमारे पास मोल्डिंग मेटल, मोल्टन मेटल घुसा हुआ हो, तो चला गया हो। तो ये हमारे पास गेटिंग सिस्टम रहता है। एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये डायग्राम बना दीजिएगा आपको, जो जो मैंने बातें बताई है। और बहुत सिंपल है याद रखने के लिए कि यहाँ से हमारे पास मोल्टन मेटल जाता है, इधर से पास होता है कास्ट कैविटी के अंदर जाता है, राइजर से इंश्योरमेंट होता है। ये लिखिएगा, 5 मार्क्स का आता है, आराम से लेके जाइएगा। गेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या क्या है? मेटल हमारे पास आराम से फ्लो होता है, कंप्लीटली फिल होता है। गेटिंग सिस्टम की वजह से छोटे छोटे कैविटीज में भी मेटल आराम से फिल हो जाता है। इंश्योर इनफ मोल्टन मेटल रीचेस मोल्ड कैविटी, कंट्रोल मेटल एंट्री, प्रिवेंट गेटिंग और मोल्ड इरोजन, प्रिवेंशन स्लैग। अब हमारे पास बात करते हैं सब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, दैट इज कॉमन कास्टिंग डिफेक्ट्स। कॉमन कास्टिंग डिफेक्ट्स में हमारे पास क्या क्या आता है? सबसे पहला ब्लो होल्स। ब्लो होल्स क्या होता है कि एक्सेसिव मॉइस्चर हमारे पास मोल्डिंग साइड के अंदर प्रेजेंट होती है, तो उसको हम लोग ब्लो होल्स के नाम से जानते हैं। रेमेडीज हमारे पास ब्लो होल से बचने का तरीका है कि मॉइस्चर कंटेंट को हमारे पास कंट्रोल में रखिए। देन वी हैव अ पोरोसिटी। पोरोसिटी हमारे पास हाई पोरिंग टेम्परेचर, यानी कि पोरोसिटी, हाई पोरिंग टेम्परेचर के वजह से पोरोसिटी हमारे पास आती है। मिश्रण हमारे पास आ जाता है, लैक ऑफ फ्लूइडिटी इन वाटर मेटल। फिर कोल्ड शॉट आता है, फॉल्टी डिजाइन की वजह से। शिफ्ट आता है, मिसअलाइनमेंट ऑफ पैटर्न हॉल्स। श्रिंकेज अलाउंस हमारे पास आता है फॉल्टी गेटिंग और राइजर डिजाइन से। ड्रॉप्स हमारे पास लोअर ग्रीन स्ट्रेंथ की वजह से, रैट टेल, डर्ट, हॉट टीयर्स। इसमें मेजरली क्वेश्चंस आते हैं कि कॉमन कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में नेम लिखिए, और कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो वो आप मेन नोट से पढ़ लीजिएगा तो समझ आएगा। ये तो क्विक रिवीजन है, तो आपको ये नाम इंपॉर्टेंट है, ब्लो होल्स, पोरोसिटी, मिसरल, कोल्ड शॉर्ट, शिफ्ट, श्रिंकेज, ड्रॉप, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो या गेटिंग सिस्टम आप पढ़ लीजिएगा कि गेटिंग सिस्टम हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कि ये गेटिंग सिस्टम कोई एग्जाम में आता है 5 नंबर में। आप इसका डायग्राम बनाइए, इसके बारे में लिखिए, तो आपको समझ आएगा। अब एक लास्ट टॉपिक पे आते हैं, डेट इज कुपोला फर्नेस। कुपोला फर्नेस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। कुपोला फर्नेस कैसे आप बोलते हो? कुपोला फर्नेस हमारे पास वर्टिकल शाफ्ट सरफेस कॉमनली यूज फॉर मेल्टिंग और रिफाइनिंग द पिग आयरन ore। तो कंस्ट्रक्शंस में हमारे पास कुपोला फर्नेस में सिलेंड्रिकल स्टील शेल रहता है, वर्टिकल शाफ्ट फर्नेस रहता है, चार्जिंग एट द टॉप, एयर इंट्रोड्यूस थ्रू द टायर्स अबव द बॉटम्स। डायमीटर होते हैं 1 किलोमीटर का, हाइट होता है 4 to 5 टाइम डायमीटर्स, सॉरी। फिर हमारे पास फ्यूल, गुड ग्रेड का फ्यूल हम लोग यूज करते हैं। वर्किंग प्रोसेस में हम लोग बॉटम पे, फर्नेस के बॉटम पे आग जलाते हैं, फिर कोक डालते हैं हमारे पास, कोक ग्रेजुअली अंटिल लेवल डन टायरनेस रीचेस टू 0.6 मीटर। फिर हम लोग फिल शाफ्ट पे चार्ज थ्रू चार्जिंग डोर, टर्न ऑन बायस टू इंक्रीज द कंबशन एंड आफ्टरवर्ड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? आपको पोलर फर्नेस का डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। पोलर फर्नेस का आपको डायग्राम बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये डायग्राम आप बना दीजिएगा एग्जाम में, तो बड़े अच्छे से पास हो सकते हैं। पोपुला फर्नेस का ये जो होता है, ऐसा डायग्राम हमारे पास रहता है। स्पार्क अरेस्टर रहता है, स्टैक जोन रहता है, फिर प्री हीटिंग जोन रहता है, फिर मेल्टिंग जोन रहता है, कंबशन जोन रहता है, और ये सारी की सारी चीजें, चार्जिंग डोर, स्टेजेस, स्टील शेल, विंड बॉक्स, एयर ब्लास्ट इनलेट, टायर एंड फैटिंग होल्स, ड्रॉप ड्रॉप बॉटम, सैंड बॉटम। तो ये चीजें रहता है। और फर्नेस, कोपोला फर्नेस के सबसे 4 चीजें ये है: चार्जिंग जोन, प्री हीटिंग जोन, मेल्टिंग जोन और सुपर हीटिंग जोन। एग्जाम में अगर आप इनके बारे में लिख के आएंगे, और इनके रिलेटेड कुछ कुछ इक्वेशंस होती है, उन इक्वेशंस को आप लिखेंगे तो बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। और एडवांटेजेस: सिंपलिसिटी ऑपरेशंस में, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमी ऑफ वर्किंग, हाई डिग्री एफिशिएंसी, लो इनिशियल कॉस्ट ऑपरेशंस। तो अगर आपसे पूछा जाए कोपोला फर्नेस, आप ये डायग्राम बनाइएगा बहुत अच्छी तरीके से, इनके बारे में नाम वाम सब लिख लीजिएगा, और इनके बारे में पढ़ के जाइएगा कि ये जो पर्टिकुलर नेम है ये क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये चारों के चारों जोन, स्टैक जोन, प्रीहीटिंग जोन, मेल्टिंग जोन, कंबशन जोन, इन चारों जोन के बारे में डिटेल में एग्जाम में लिखिएगा, और इनके रिगार्डिंग पर्टिकुलर इक्वेशंस रहती है, तो उन इक्वेशंस को आप लिखिएगा, तो आपका काम आराम से बन जाएगा एग्जाम के रिगार्डिंग। तो या फर्स्ट यूनिट में इतनी ही चीजें है हमारे पास।
तो बात करते हैं एग्ज़ाम में लिखना कैसे है? एग्ज़ाम में लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम आप कैसे लिखेंगे। तो सिंस ये तो थ्योरेटिकल पेपर है, 60 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर बहुत आसान आसान पेपर होता है। जैसे जैसा आपसे सवाल पूछा जाए, आप वैसे-वैसे आंसर्स लिखिएगा। कास्टिंग पूछी जाए, कास्टिंग के बारे में डिटेल में लिख दीजिए, कास्टिंग क्या करते हैं। कास्टिंग प्रोसेस के बारे में पूछा जाए, तो कास्टिंग प्रोसेस के बारे में अगर आपसे 10 मार्क्स में पूछा जाए, तो आप थोड़ा पैटर्न एक्सप्लेन करिए, थोड़ा मोल्डिंग साइड एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके बाद प्रोसेस बता दीजिए कि कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है, कि पैटर्न रेडी करते हैं, फिर मोल्डिंग साइड रेडी करते हैं, पैटर्न को मोल्डिंग साइड के अंदर डालते हैं, फिर कैविटी बिल्ड होती है, गेटिंग सिस्टम रेडी करते हैं, फिर वाटर मीटर डालते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं। तो ये कास्टिंग प्रोसेस ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। गेटिंग सिस्टम आपको तरीका मैंने बताया कि गेटिंग सिस्टम का डायग्राम आप रेडी रखिएगा। प्रैक्टिस करके आइएगा गेटिंग सिस्टम का डायग्राम, क्योंकि गेटिंग सिस्टम हर साल पूछा ही जाता है। कहीं न किसी तरीके से गेटिंग सिस्टम पूछा ही जाता है। तो गेटिंग सिस्टम वो आप बना दीजिएगा, उनके बारे में लिख दीजिएगा, हर एक ऑपरेशंस क्या-क्या ऑपरेशन होती है और हर एक कंपोनेंट। सेम विथ कुपोला फर्नेस। उसके बाद फिर बचा पैटर्न, कितने तरह के पैटर्न होते हैं। तो या फर्स्ट यूनिट में मेजरली इतनी ही चीज़ें हैं, तो इतने में काम हो जाएगा। तो वही है, जिसने यूनिट 1 अच्छे से उसके लिए तो ये रिवीजन सीरीज़ है। एंड जिसने यूनिट 1 अच्छे से कवर नहीं कर रखी है, तो वो अगर ये पीपीटी भी पढ़ के जाए और ये लेक्चर भी सही से सुन के जाए, तो उसका काम बन जाता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।